हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 उत्सर्जन को करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लें। तो चलिए, इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं, सिर्फ उसी प्रश्न को करने वाले हैं और एक ही वीडियो में इस चैप्टर का द एंड हो जाएगा। यानी कि इस चैप्टर में जो भी वीवीआई प्रश्न बनने वाला है वो सारा प्रश्न हम लोग एक ही वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिएगा अंत तक। देखिए, ये चैप्टर नंबर 4 है उत्सर्जन। तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न बनता है कि ये जो उत्सर्जन है इसे किसे कहते हैं। तो इसका आंसर समझिएगा, उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप, ठीक है, यानी कि हम लोग जो खाते हैं और पचाते हैं इसको बोलते हैं उपापचय क्रिया। तो उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप जो व्यर्थ पदार्थ हमारे शरीर में बनता है, ठीक है, ये खाना पचाना, ठीक है, तो इसके फलस्वरूप जो भी हमारे शरीर में जो व्यर्थ पदार्थ बनता है, यानी कि जिस पदार्थ का हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसको व्यर्थ पदार्थ कहेंगे। उसे शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन किसे कहते हैं? उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप जो व्यर्थ पदार्थ हमारे शरीर के अंदर बनता है, उन व्यर्थ पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? उत्सर्जन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि हम लोग पानी पीते हैं तो जो अतिरिक्त मात्रा में पानी हो जाता है, मतलब अगर हम लोग पानी पी रहे हैं तो उसमें से जितना बॉडी को पानी चाहिए वो एक्सेप्ट कर लेता है और शेष जो पानी होता है वो पसीना के रूप में या फिर मूत्र के रूप में वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? उत्सर्जन कहेंगे। इसके अलावा हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें से क्या होता है कि कुछ भोजन को हम लोग क्या करते हैं कि मलद्वार द्वारा निकाल देते हैं लेट्रिन के रास्ते। ठीक है, इसे बोलेंगे उत्सर्जन। तो उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो भी हमारे शरीर में व्यर्थ पदार्थ बनता है उनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहेंगे? उत्सर्जन कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बनता है इसमें कि जो उत्सर्जी पदार्थ है वो उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, तो उत्सर्जी पदार्थ वैसे पदार्थ को कहा जाता है जिसे उत्सर्जन की क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिसको उत्सर्जन की क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकालते हैं उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है, और वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। ये क्या हुआ? उत्सर्जी पदार्थ हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ? ऑक्सीजन हमारे लिए उपयोगी पदार्थ हुआ, लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ये तो हमारे बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड का ज़रूरत है नहीं, तो ये बाहर निकल जाता है ना, तो इसे उत्सर्जी पदार्थ कहेंगे। इसके अलावा अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, लवण हो गया, मल, ठीक है, मल यानी कि गंदगी। इसके अलावा लैक्टेस, जैसे पेड़ पौधों में लैक्टेस, जैसे पीपल का पेड़ हुआ, बरगद का पेड़ हुआ और कनेर का पेड़ हुआ, ठीक है, इसमें लैक्टेस हो जाता है, मतलब एक दूध जैसा निकलता है ना। ठीक है, इसका अगर तना वगैरह फाड़ करके देखेंगे तो दूध जैसा निकलने लगता है, तो उसको बोलेंगे लैक्टेस। ठीक है, तो देखिए एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछता है कि निम्न में से किस में लैक्टेस पाया जाता है। ठीक, तो पीपल के पेड़ में, बरगद के पेड़ में और कनेर के पेड़ में जो होता है ना, इसमें लैक्टेस पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो अतिरिक्त जल होता है, हम लोग जो जल पीते हैं उसमें कुछ जल जो है ना पसीना के रूप में, इसके अलावा मल के रूप में, मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है, इसको क्या कहेंगे? उत्सर्जी पदार्थ कहेंगे। इसके अलावा गोंद कहाँ पाया जाता है? याद रखना, गोंद कहाँ पाया जाता है? तो ये बबूल के पेड़ में पाया जाता है। गोंद कहाँ पाया जाता है? बबूल के पेड़ में पाया जाता है। इसके अलावा रेजिन कहाँ पाया जाता है? चीड़ में पाया जाता है। तो ये सब क्या कहलाएगा? उत्सर्जी पदार्थ कहलाएगा। उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं? तो वही सभी पदार्थ जो उत्सर्जन क्रिया के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकलता है उसे क्या कहेंगे? उत्सर्जी पदार्थ कहेंगे। जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया, लवण, मल। ठीक है, इसके अलावा लेटेक्स कहाँ पाया जाता है? तो पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ और कनेर के पेड़ में। ठीक है, इसके अलावा गोंद कहाँ पाया जाता है? तो बबूल के पेड़ में। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा। रेजिन, चीड़ में। ठीक, चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं, यानी कि हमारे शरीर से जो उत्सर्जीय जो पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है तो वो शरीर के कौन सा पार्ट द्वारा निकलता है, मतलब उत्सर्जी अंग हम लोग किसे कहते हैं? तो वह सभी अंग जिसके द्वारा हमारे शरीर से उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलता है उसे क्या कहेंगे? उत्सर्जी अंग कहेंगे। वे सभी अंग जिससे हमारे शरीर से क्या होता है कि उत्सर्जी पदार्थ यानी कि व्यर्थ वाला पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है उसको हम लोग उत्सर्जी अंग कहेंगे। जैसे विभिन्न शोषण अंग,
विभिन्न श्वसन अंग, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य का फेफड़ा क्या हुआ, वो उत्सर्जी अंग होगा, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन फेफड़ा से ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा से बाहर निकलता है। तो फेफड़ा क्या करता है, एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करता है, इसलिए इसे उत्सर्जी अंग कहेंगे। इसके अलावा गिल्स, जितने भी जलीय जीव है उसमें गलफड़ा पाया जाता है, उसके द्वारा वो क्या करता है कि जो भी शरीर के अंदर उत्सर्जी पदार्थ होता है वो उसको बाहर निकाल लेता है। इसके अलावा श्वास नली, जो तेलचट्टा वगैरह रहता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, श्वास नली द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ठीक है, द्वारा CO2 का निकलना, ठीक है, श्वास नली द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का निकलता है। इसके अलावा ये जो त्वचा होता है ना, हमारे शरीर में जो त्वचा होता है बाहरी परत, ये भी उत्सर्जी अंग होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो पसीना वगैरह हम लोग का निकलता है तो त्वचा से निकलता है, अर्थात त्वचा क्या हुआ, एक तरह से उत्सर्जी अंग के रूप में काम कर रहा। तो त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। देखिए त्वचा जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग नहीं, सबसे बड़ा यहाँ उत्सर्जी अंग लिख रहा है, यहाँ उत्सर्जी छूट गया, ठीक है। तो त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है, जिसमें एक श्वेत ग्रंथि पाई जाती है। हमारे जो त्वचा है ये सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग होता है, और इसमें जो है ना, जो त्वचा में ग्रंथि पाई जाती है उसको बोलेंगे श्वेत ग्रंथि। त्वचा में श्वेत ग्रंथि पाई जाती है, जिसके द्वारा क्या होता है कि शरीर से जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो पसीना के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है। तो त्वचा हमारे शरीर का क्या हुआ, सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग हुआ, क्योंकि इससे क्या होता है, पसीना के रूप में बाहर निकलता है। उसके बाद तीसरा हो गया उत्सर्जी अंग के रूप में यकृत, ठीक है, यकृत मतलब लीवर। तो यकृत भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है, जो अमोनिया को किडनी की सहायता से यूरिया में बदल देता है। देखिए यकृत जो होता है, लीवर, ये भी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग होता है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे बॉडी में अमोनिया जो होता है, अमोनिया को किडनी की सहारा से यूरिया में बदलने का काम करता है। और जो अतिरिक्त मात्रा में पाए जाने वाले प्रोटीन, हमारे शरीर में जो अतिरिक्त मात्रा में, ज़्यादा एडवांस मात्रा में अगर प्रोटीन वगैरह पाया जाता है, उसको किडनी की सहायता से क्या किया जाता है, यूरिक अम्ल में बदल दिया जाता है और शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, ठीक है। इस तरह से यकृत को भी क्या कहेंगे, एक तरह से हमारे शरीर का जो है ना उत्सर्जी अंग हो गया, उत्सर्जी पार्ट हुआ। चौथा है वृक्क, ठीक है। तो वृक्क हमारे शरीर में रक्त को साफ करने का काम करता है। देखिए वृक्क का काम क्या हुआ, हमारे शरीर में जो ब्लड है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, रक्त को साफ करने का काम करता है, और व्यर्थ पदार्थ को, यानी कि शरीर में जो भी व्यर्थ पदार्थ वगैरह रहता है उसको क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है वृक्क, ठीक है। तो यह समझ में आ गया। उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो विभिन्न प्रकार के श्वसन अंग उत्सर्जी अंग हुआ। इसके अलावा त्वचा हो गया, लीवर हो गया, ठीक है, वृक्क हो गया, ये सब क्या है, उत्सर्जी अंग है मनुष्य का। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि वृक्क किसे कहते हैं, इसका सचित्र वर्णन करिए। देखिए ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वृक्क किसे कहते हैं, इसका सचित्र वर्णन करें, मतलब चित्र सहित वर्णन करें, ठीक है। तो वृक्क सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है। वृक्क क्या होता है कि सबसे प्रमुख, सबसे खास उत्सर्जी अंग होता है, जो प्रत्येक मनुष्य में एक जोड़े के रूप में होता है। वृक्क यानी कि लीवर क्या होता है, प्रत्येक मनुष्य में एक जोड़े के रूप में होता है। इसका आकार सेम के बीज के समान होता है, यानी कि वृक्क का जो आकार होगा, साइज जो होगा, सेम के बीज जैसा होता है, जिसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। वृक्क की लंबाई कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, वृक्क की लंबाई कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। और इसका जो चौड़ाई होता है ना वृक्क का, वो 5-6 सेंटीमीटर होता है। वृक्क का लंबाई 10 सेंटीमीटर होता है और इसका जो चौड़ाई होगा वो 5 से 6 सेंटीमीटर मैक्सिमम होगा, ठीक है। और इसका मोटाई का बात करें तो 2.5 से 4 सेंटीमीटर तक होती है। तो वृक्क का लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर और जो मोटाई होगा वो 2.5 से 4 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। चलिए उसके आगे है कि इसके अंदर पिरामिड जैसे संरचना होती है। वृक्क के अंदर जो होता है ना, इस तरह से देखिए यहाँ दिखा रहा है, इस तरह से ये क्या है, पिरामिड जैसी संरचना पाई जाती है। वृक्क में क्या होता है, पिरामिड जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, वृक्क समूह कहते हैं। तो वृक्क के अंदर जो है ना, वृक्क के अंदर क्या होता है, पिरामिड जैसी इस तरह से संरचना पाई जाती है और इसी संरचना को हम लोग क्या कहेंगे, वृक्क शंकु कहेंगे, ठीक है। हमारे शरीर में 2 वृक्क होते हैं, जिसमें प्रत्येक में 15 से 16 वृक्क शंकु होते हैं। देखिए हमारे शरीर में 2 वृक्क शंकु होते हैं। हमारे शरीर में क्या होता है, 2 वृक्क होते हैं और प्रत्येक वृक्क में क्या होता है कि 15 से 16 शंकु होते हैं, मतलब वृक्क शंकु होते हैं, ठीक है। फिर से एक बार समझिए
हमारे शरीर में 2 वृक्क होते हैं और प्रत्येक वृक्क में 15 से 16 वृक्क शंकु होते हैं। इस वृक्क का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। जो वृक्क है, वृक्क के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो वृक्क है इसका चित्र बना देना है इस तरह से, ठीक है। वृक्क का चित्र बना देंगे इस तरह से। हमने एक चित्र बना दिया है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपको चित्र बना देना है। फिर इसको यहाँ इस तरह से जोड़ देना है, ठीक है। इसको नाम भी दर्शा देना है। वृक्क का चित्र बनाने के बाद इसका नाम दर्शा देना है कि ये जो नली है, ये जो नस है, इसको बोलेंगे मूत्र वाहिनी, यानी कि ये मूत्र का नस है, ठीक है। और ये जो है गोलाकार, इसको बोलेंगे मूत्राशय, ठीक है, जहाँ मूत्र इकट्ठा होता है जाने के बाद। और ये जो है ये वाला रास्ता, इसको बोलेंगे मूत्र मार्ग, ठीक है। इस तरह से हमें क्या करना है कि वृक्क का जो है ना फिगर बना देना है। देखिए इस वृक्क में क्या होता है, इस वाले रास्ता से क्या होता है कि जो अशुद्ध ब्लड होता है वो आता है, फिर यहाँ फिल्टर होने के बाद, इधर से आने के बाद कुछ इधर भी जाता है फिल्टर होने के लिए, कुछ इधर भी हो जाता है फिल्टर होने के लिए, ठीक है। इस तरह से यहाँ चल जाता है और यहाँ चल जाता है। फिल्टर होने के बाद क्या होगा, ये इस वाला पाइप से आता है, फिर फाइनली इस तरफ से फिल्टर होने के बाद निकल जाता है और यहाँ से निकलने के बाद शरीर के हर एक पार्ट में पहुँचता है, ठीक है। तो वृक्क का काम क्या है? फिल्टर करना, शरीर के अंदर जो भी ब्लड वगैरह बनना है उसका फिल्टर करना, ठीक है। इस तरह से वृक्क के बारे में थोड़ा डेफिनेशन लिखने का, उसका जो है आपका डायग्राम बना देना, आपका इसमें 5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। मनुष्यों में उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन किन किन अंगों द्वारा होता है? मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन किन किन अंगों द्वारा होता है, ठीक है। यानी कि हमारे शरीर में शरीर का उत्सर्जी पार्ट कौन कौन है, यानी कि कौन कौन सा हमारे शरीर में ऐसा अंग है जिससे हम लोग उत्सर्जी पदार्थ को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, नाक से उत्सर्जी पदार्थ निकलता है, ठीक है। नाक से उत्सर्जी पदार्थ निकलता है ना, हम लोग जो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं फेफड़ा की सहायता से निकलता है ना, से फेफड़ा नाक होते हुए, तो ये क्या हुआ, एक तरह से उत्सर्जी अंग हो गया। इसके अलावा आँख हो गया, इसके अलावा मुँह हो गया, त्वचा हो गया, यकृत हो गया, मलद्वार हुआ, फेफड़ा हुआ, गुर्दा हुआ। तो इस सब के लिए याद रखिएगा, उत्सर्जी पदार्थ का उत्सर्जन किन किन अंगों द्वारा होता है? मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ का उत्सर्जन, यानी कि हमारे शरीर में जो भी उत्सर्जी पदार्थ है, जो भी व्यर्थ पदार्थ है, वो कहाँ कहाँ से बाहर निकलता है? तो कुछ नाक से निकलता है, कुछ आँख से निकलता है, कुछ मुंह से निकलता है, कुछ त्वचा से, यकृत से, मलद्वार से, फेफड़ा से और गुर्दा से, ठीक है। इतना याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ये सब आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि मनुष्य का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा होगा? तो वृक्क होगा, वृक्क या गुर्दा, ठीक है। मनुष्य का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा होगा? वृक्क होगा। अगला प्रश्न है कि मानव वृक्क के बारे में बताइए। मनुष्य का जो वृक्क है इसके बारे में कुछ बताएं, ठीक। आइए वृक्क के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो मनुष्य के उदर गुहा के क्षेत्र में सीम के बीज के आकार का 2 गुर्दा पाए जाते हैं। मनुष्य के उदर गुहा के क्षेत्र में क्या होता है कि सीम साइज का, सीम के बीज जैसा कुछ संरचना, कुछ आकार पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वृक्क कहते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट है, प्रत्येक गुर्दे की लंबाई जो है ना लगभग 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो होती है वो 6 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि प्रत्येक गुर्दे की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर, इससे पहले बताए थे। तो यूँ ही कोई 10 से 11 सेंटीमीटर इस तरह से होता है, तो 10-11, ठीक है, याद रखिए 10 सेंटीमीटर ही याद रखिए। तो जो प्रत्येक गुर्दा होता है उसका लंबाई जो है ना 10 सेंटीमीटर होता है और चौड़ाई के बारे में आपको पता है 5 से 6 सेंटीमीटर। प्रत्येक गुर्दे की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि प्रत्येक गुर्दे की अवतल सतह से होकर रीन धमनियाँ गुर्दे में प्रवेश करती है तथा रीनल शिराएं गुर्दे के बाहर जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट है, ऐसे आप एक बार इसको खाली पढ़ लीजिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। गुर्दे द्वारा क्षनित मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक गुर्दे से एक नलिका निकलती है जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। पांचवा है कि मूत्राशय में जमा रहता है, जो मूत्र होता है वो मूत्राशय में जाकर के जमा होता है, जहाँ से समय समय पर उसे त्याग दिया जाता है। यानी कि जो मूत्र होता है
सॉरी यहाँ मूत्र नहीं, जहाँ जहाँ मूत्र लिखा हुआ है आप वहाँ मूत्र लिखिएगा और मूत्राशय लिखिएगा। तो मूत्र जो है ना सबसे पहले हमें क्या होता है कि मूत्राशय में जा करके जमा होता है और समय समय बाद क्या होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है उसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि वृक्क में कौन कौन सी रचना पाई जाती है। मानव का जो वृक्क बना हुआ रहता है उस वृक्क में कौन कौन सी रचना पाई जाती है, या इसी प्रश्न को आपको दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि वृक्क की यांत्रिक रचना का वर्णन करें। ठीक है, वृक्क में कौन कौन सी रचना पाई जाती है या फिर वृक्क के यांत्रिक रचनाओं का वर्णन करें। ठीक, आइए इसका आंसर को समझते हैं। गुर्दा मतलब वृक्क। ठीक है, गुर्दे की अनुदीर्घकार का अध्ययन किया जाए तो निम्न रचनाएं दिखाई देती है। यानी कि सीधा सीधा ये समझ लो ना कि जो वृक्क है ना, वृक्क का रचना जो है ना इस तरह से किया जा सकता है। वृक्क का रचना में कौन कौन सा क्वेश्चन था कि वृक्क में कौन कौन सी रचनाएं पाई जाती है या फिर वृक्क का यांत्रिक रचना बताएं। तो देखो वृक्क का जब रचना होता है, वृक्क का रचना मतलब बनावट, तो वृक्क का बनावट में कुछ पार्ट कुछ हिस्सा काम लेता है। जैसे कि वृक्क का बनावट में कोर्टेक्स होता है, कोर्टेक्स भाग लेता है। कोर्टेक्स क्या होता है, तो ये गुर्दे का बाहरी भाग होता है। कोर्टेक्स इसको कहते हैं, तो गुर्दे का बाहरी भाग को हम लोग कोर्टेक्स कहेंगे। इसके अलावा वृक्क का निर्माण में मेडुला भी भाग लेता है। मेडुला क्या होता है कि यह कोर्टेक्स के भीतरी पाया जाने वाला यांत्रिक भाग है। यह कोर्टेक्स के भीतर पाया जाने वाला यांत्रिक भाग है जिसमें बहुत से उभार पाए जाते हैं। क्या होता है, ये कोर्टेक्स के भीतर पाया जाने वाला यांत्रिक भाग है जिसमें बहुत से क्या पाया जाता है, उभार पाए जाते हैं। उन उभारों को पिरामिड कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस, तो पिरामिड एक त्रिकोण गुहिका की ओर निकले हुए होते हैं। पिरामिड एक त्रिकोण, तीन कोना जैसा गुहिका की ओर निकली हुई होती है और इस गुहिका को रीनल प्लेक्सी कहते हैं। ठीक है, रीनल प्लेक्सी से यूरेटस निकलती है। रीनल प्लेक्सी से कहाँ निकलती है, क्या यूरेटस निकलती है। चौथा है वृक्क नलिका, तो प्रत्येक गुर्दा, वृक्क मतलब गुर्दा, प्रत्येक वृक्क या गुर्दा बोलो, प्रत्येक गुर्दा अनगिनत नलिकाओं से बना होता है। जो हमारे गुर्दा बनता है उसमें अनगिनत नलिकाएं होती हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। वृक्क के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि वृक्क के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए क्वेश्चन था कि वृक्क के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ठीक, तो वृक्क के रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं या नेफ्रॉन होती है। वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, तथा प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होती है। वृक्क के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं और प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 से 12 लाख क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि वृक्क की संपूर्ण कार्य प्रणाली किन किन चरणों में पूरी होती है। वृक्क की संपूर्ण कार्य प्रणाली किन किन चरणों में पूरी होती है, यानी कि वृक्क का काम कौन कौन से चरणों में कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी चलिए वृक्क का संपूर्ण कार्य प्रणाली जो है ना निम्न चरणों में पूरी होती है। सबसे पहला चरण क्या है, कोशिका गुच्छ में क्षरण क्रिया, कोशिका गुच्छ में क्षरण क्रिया। दूसरा है चयनात्मक पूर्णवेशन। तीसरा है नलिका स्रवण। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है नेफ्रॉन किसे कहते हैं, इसकी रचना और क्रियाविधि का वर्णन करें। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए कि नेफ्रॉन किसे कहते हैं, इसकी रचना और क्रियाविधि का वर्णन करें। ये अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा तो 5 मार्क्स का होगा कि नेफ्रॉन किसे कहते हैं, इसकी रचना और इसकी क्रियाविधि का वर्णन करें। तो ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, लॉन्ग होगा थोड़ा। आइए इसका आंसर समझते हैं। वृक्क का रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहेंगे, नेफ्रॉन कहेंगे। प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या 10 से 12 लाख होती है। प्रत्येक वृक्क में मतलब जैसे कि 2 वृक्क होता है, प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की जो संख्या होती है वो 10 से 12 लाख होता है। ठीक है, जो शरीर में खून को साफ करने का काम करता है। वृक्क का काम क्या है, तो शरीर का जो ब्लड है, ब्लड को साफ करने का काम करता है। ठीक है, तो वृक्क के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहेंगे, नेफ्रॉन कहेंगे। और प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 से 12 लाख क्या पाया जाता है, नेफ्रॉन पाया जाता है। और नेफ्रॉन क्या करता है, शरीर के अंदर
खून को साफ करता है। ठीक है, ये नेफ्रॉन के बारे में, नेफ्रॉन किसे कहते हैं तो उनके बारे में लिख दिए। अब आगे हमको क्या बताना, इसका प्रमुख भाग, मतलब जो वृक्क का निर्माण होता है उसमें कौन कौन सा हिस्सा पार्ट, कौन कौन सा अंग पार्ट लेता है। ठीक है, देखिए वृक्क का प्रमुख पार्ट क्या हुआ, एक वोमेन संपूर्ण में क्या होता है कि ये नेफ्रॉन का आगे वाला भाग है। वोमेन संपूर्ण क्या है, नेफ्रॉन का आगे वाला भाग है, जो प्याला के जैसा होता है। वोमेन संपूर्ण किसे कहते हैं, तो नेफ्रॉन के जो आगे वाला भाग होता है उसको वोमेन संपूर्ण कहते हैं, और ये प्याला जैसा होता है। ठीक है, चलिए दूसरा है कोशिका गुच्छ। यह वृक्क धमनी तथा वृक्क शिरा बार बार विभाजित होने से बना रक्त कोशिका का गुच्छा होता है। कोशिका गुच्छ किसे कहते हैं, यह वृक्क धमनी तथा वृक्क शिरा बार बार विभाजित होने से, वृक्क धमनी और वृक्क शिरा बार बार विभाजित होने से बना जो रक्त है, बना जो रक्त कोशिका है उसका गुच्छा होता है। ठीक है, तीसरा है वृक्क शिरा। वृक्क शिरा किसको कहेंगे, तो यह वृक्क में अशुद्ध रक्त ले जाने का कार्य करता है, यानी कि अशुद्ध रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी। वृक्क शिरा का काम क्या है, तो ये वृक्क में जो अशुद्ध रक्त है उसको ले जाने का काम करता है। आगे है वृक्क धमनी, तो यह वोमेन संपूर्ण से शुद्ध रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी। वृक्क शिरा क्या है, ये अशुद्ध रक्त को वृक्क तक ले जाने का काम करता है, और ये वृक्क धमनी जो है शुद्ध रक्त को शरीर के अनेक पार्ट में ले जाने का काम करता है। ठीक है, चौथा है नेफ्रॉन या नलिकाकार भाग। नेफ्रॉन या नलिकाकार भाग ये क्या होता है कि हेनेलस लूप के आगे नेफ्रॉन का अंतिम छोर कुंडलित होकर इस भाग की रचना करती है। हेनेलस लूप के आगे नेफ्रॉन का अंतिम छोर कुंडलित होकर इस भाग की क्या करती है, रचना करती है। ठीक है, अगला पॉइंट है संग्राहक नलिका। तो नेफ्रॉन का अंतिम छोर एक नलिका से मिलता है। नेफ्रॉन का जो अंतिम छोर है एक नलिका से मिलता है, उस नलिका जो मूत्राशय तक जाती है। संग्राहक नलिका किसे कहते हैं, तो नेफ्रॉन का जो अंतिम छोर है वो नलिका से मिलता है जो मूत्राशय तक रहती है। ठीक है, अब देखिए नेफ्रॉन का क्रियाविधि को आप समझते हैं। तो वोमेन संपूर्ण को कोशिका गुच्छ में उच्च रक्तचाप के कारण उत्सर्जी पदार्थ छन कर रक्त से बाहर आ जाते हैं। वोमेन संपूर्ण में क्या होता है कि कोशिका गुच्छ में उच्च रक्तचाप के कारण, हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्या होता है कि जो भी उत्सर्जी पदार्थ होता है वो छन करके क्या होता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, फिर ये पदार्थ जल के साथ संग्राहक नलिका में चले जाते हैं और मूत्राशय में पहुंच जाते हैं। ठीक, दूसरा है कोशिका गुच्छ के उच्च रक्त के कारण कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ भी छन जाते हैं। कोशिका गुच्छ में उच्च रक्तचाप के कारण, ज़्यादा ब्लड प्रेशर करने के कारण कुछ जो है व्यर्थ पदार्थ भी, कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ भी क्या होता है कि इसमें छन जाता है, जिसे हेनेलस लूप और नलिका भाग में फिर से साफ कर लिया जाता है। यानी कि जब हाई ब्लड प्रेशर के कारण कुछ व्यर्थ पदार्थ अगर छना जाता है तो बाद में उसको और एक बार छान करके शुद्ध कर लिया जाता है। इसको क्या कहेंगे, पुनराअवशोषण। ठीक है, चलिए तीसरा है उन हानिकारक पदार्थों को जो अमोनिया यूरिया बच गया उसको संग्राहक नलिकाओं में स्रावित कर दिया जाता है। उसे संग्राहक नलिका में क्या कर दिया था, स्रावित कर दिया था। इतना आप लिखने के बाद जो है ना इसका एक चित्र बना देना इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से नेफ्रॉन का चित्र बनाने के बाद नाम लिख देना, क्या है, समीपस्थ कुंडलित नलिका है ये। इसके अलावा इसको जो बोलेंगे अविरोधी धमनी कहेंगे, ये वाला एरिया को कहेंगे अवरोधी चाप, इस वाले एरिया को कहेंगे हेलेनिका चाप, इस वाले एरिया को कहेंगे अधिरोही चाप। ठीक है, और ये सब जो नली है इसको बोलेंगे संग्राहक नली, और ये जो नली है इसको बोलेंगे संग्राहक अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ठीक है,
उसके बाद ये जो एरिया है इसको बोलेंगे दूरस्थ कुंडलिक नलिका। ठीक है, इतना कर देना है आपको। थोड़ा डेफिनेशन लिखने के बाद ये चित्र बना देना है, 5 मार्क्स का है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पौधे के प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उसमें प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा हुआ। तो पौधे में प्रमुख उत्सर्जी अंग जो हुआ वो वातरंध्र हुआ। ठीक है, पौधे के प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा हुआ, वातरंध्र हुआ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है। मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है, यानी कि हमारे शरीर में, बॉडी में जो मूत्र बनता है उसमें कौन कौन सा चीज़ शामिल रहता है। देखिए, मूत्र जो है ना एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ होता है, मतलब हमारे शरीर में इसका कोई ज़रूरत नहीं होता, ये हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, जिसमें 96% जल, यानी कि जो मूत्र होता है उसमें 96% जल पाया जाता है, 2.5% यूरिया पाया जाता है और 1.5% क्या पाया जाता है, लवण पाया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस या इसको बोलते हैं अपोहन, अपोहन या हीमोडायलिसिस किसे कहते हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह कृत्रिम मशीन जो ब्रिक के समान काम करता है, वह कृत्रिम मशीन, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का मान लो कि ब्रिक काम करना बंद कर देता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसका ब्लड का जो है ना वो साफ नहीं होगा। अब जो खास करके उच्च वर्ग व्यक्ति होते हैं, जो अमीर व्यक्ति होते हैं, वो लोग क्या करता है कि ब्लड को फिल्टर कर लेता है एक कृत्रिम मशीन द्वारा, साफ करने के बाद फिर उसको चढ़ा दिया जाता है, इसको बोलेंगे हीमोडायलिसिस। ठीक है, चलिए देखिए हीमोडायलिसिस या फिर इसको बोल देंगे ओपहन, ओपहन या हीमोडायलिसिस किसे कहते हैं। तो वह कृत्रिम मशीन जो ब्रिक के समान काम करता है, ये कृत्रिम मशीन है, मानव द्वारा बनाया गया एक प्रकार का ऐसा मशीन है जो ब्रिक के समान काम करता है, हार्ट के समान काम करता है, उसे डायलाइजर कहते हैं। यानी कि एक ऐसा कृत्रिम मशीन जो ब्रिक के समान काम करता है, इसको क्या कहेंगे, डायलाइजर कहेंगे। और इस मशीन के द्वारा रक्त को साफ कराने की क्रिया को, यानी कि ये जो डायलाइजर मशीन है इसके द्वारा ब्लड को साफ कराने की क्रिया को क्या कहेंगे, हीमोडायलिसिस कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया हीमोडायलिसिस किसे कहते हैं। तो हीमोडायलिसिस एक प्रकार का कृत्रिम मशीन है जिसके द्वारा क्या होता है कि ब्लड को साफ किया जाता है। ठीक है, तो इस मशीन को क्या कहेंगे, डायलाइजर कहेंगे। और जब इस मशीन में ब्लड को साफ करते हैं, ठीक है, ब्लड को साफ करके वापस चढ़ाते हैं तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, हीमोडायलिसिस कहेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, गर्मी के दिनों में अधिक पसीना क्यों आते हैं। देखिए अक्सर देखे होंगे कि जो गर्मी के दिन है उसमें हम लोग को पसीना ज़्यादा आने लगता है, इसका रीज़न क्या है। तो व्यर्थ पदार्थ के रूप में जल और लवणों का निष्कासन स्वेद ग्रंथियों की अहम भूमिका होती है। देखिए खास करके गर्मी के दिन में क्या होता है कि हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा जल और लवण निष्कासित होने लगता है। और ये जल और लवण जो निष्कासित होता है हमारे स्किन में, यानी कि त्वचा में जो है ना स्वेद ग्रंथि पाया जाता है, उस स्वेद ग्रंथि का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। गर्मी के दिनों में हमारे शरीर का जो त्वचा का स्वेद ग्रंथि है उसका जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, भूमिका अदा करती है। त्वचा में स्वेद ग्रंथियाँ गर्मी के दिनों में अधिक जल और खनिज लवण को तेज़ी से इकट्ठा करती है। देखिए गर्मी के दिन में क्या होता है कि हमारा जो स्किन है, त्वचा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जल और लवण को जो है ना इकट्ठा करने का काम करता है, क्योंकि मनुष्य अपने शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखना चाहता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग चाहते हैं कि अपना शरीर का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो बैलेंस में रहे। इसके लिए क्या करते हैं कि हमारा त्वचा में जो स्वेद ग्रंथि पाया जाता है, उस स्वेद ग्रंथि से ज़्यादा मात्रा में जल और खनिज लवण को क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है, जिसके कारण क्या होता है कि गर्मी के दिनों में हमें अधिक पसीना निकलता है। ठीक है, अब देखिए फिर से एक बार समझिए गर्मी के दिनों में हमें अधिक पसीना क्यों आता है। तो देखिए गर्मी के दिनों में क्या होता है कि जो हमारा त्वचा होता है, त्वचा में क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में जल और लवण इकट्ठा कर लेता है और त्वचा में स्वेद ग्रंथियाँ पाया जाता है। उस स्वेद ग्रंथि द्वारा क्या होता है कि जल और खनिज लवण ज़्यादा मात्रा में निकलता है ताकि शरीर में टेम्परेचर बना रहे। ठीक है, इसलिए पसीना ज़्यादा निकलता है। चलिए अगला प्रश्न है कि पौधा अपना उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में निष्कासित करते हैं। जैसे हम लोग तो अपना जो उत्सर्जी पदार्थ है वो तो स्किन के द्वारा निकाल लेते हैं, इसके अलावा जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी अपना उत्सर्जी पदार्थ, उसमें भी कुछ उत्सर्जी पदार्थ होगा, वो कैसे बाहर निकालते हैं। ठीक है, आइए इसका आंसर समझते हैं कि पौधों में उत्सर्जन के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं होता। जैसे पेड़ पौधा में उसका उत्सर्जन करने के लिए कोई भी खास स्पेशल कोई पार्ट नहीं होता है इसका।
इसमें उत्सर्जन के लिए कई तरीके अपनाई जाती है। पेड़ पौधा में उत्सर्जन के लिए यानी कि हानिकारक पदार्थ को या फिर वैध पदार्थ को बाहर निकालने के लिए किसी भी प्रकार का कोई स्पेशल अंग नहीं होता है, बल्कि इसमें कई सारा प्रोसेस होता है उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालने का। श्वसन क्रिया में CO2 गैस एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन गैस विसरण क्रिया द्वारा पत्तियों से निष्कासित होता है। देखिए पेड़ पौधा क्या करता है कि श्वसन की क्रिया में सांस लेते समय क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और CO2 को बाहर निकालता है। ठीक है, इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब भोजन बनाने लगता है उस समय क्या होता है कि जो ऑक्सीजन गैस होता है इसका विसरण करने लगता है, पत्तियों द्वारा निष्कासन कर लेता है। बहुत से पौधे उत्सर्जित पदार्थों को उत्पन्न करते हैं। बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो उत्सर्जित पदार्थ को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, जो कि मृत कोशिका में संचित रहते हैं। पौधे छाल के रूप में भी उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकलते हैं। देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं, खास करके देखना जो बड़ा पेड़ पौधा होता है उसका क्या होता है, खाल फट जाता है, तो उससे क्या होता है, उसका शरीर से जो भी उत्सर्जित पदार्थ होता है उससे भी बाहर निकलता है। ठीक है, चलिए आगे है, पौधों में उपापचय क्रियाओं के दौरान टैनिक, रेजिन, गोंद आदि उत्सर्जित पदार्थ का निर्माण होता है। देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे में उपापचय क्रिया के दौरान क्या क्या निकलता है, टैनिक, रेजिन, गोंद ये सब निकलता है। ठीक है, कुछ पौधों में उत्सर्जित पदार्थ गाढ़े दूध या तरल लेटेक्स के रूप में संचित होता है। देखिए कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिसमें उत्सर्जित पदार्थ जो होता है गाढ़ा दूध के रूप में निकलता है, जैसे बरगद का। ठीक है, चलिए अगला है, अगला प्रश्न है कि पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है। ठीक है, पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है, तो पौधों में उत्सर्जन के लिए जंतुओं जैसा कोई विशिष्ट अंग नहीं होता है, नहीं पाए जाते। जैसे हम लोग का उत्सर्जन के लिए विशेष स्पेशल अंग है, त्वचा है ना, उसके फेफड़ा है, तो उसी तरह से जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें विशिष्ट अंग, कोई भी स्पेशल अंग नहीं होता है उत्सर्जन करने के लिए। पौधों में उत्सर्जन के लिए निम्न तरीके अपनाए जाते हैं, यानी कि पेड़ पौधे में जो उत्सर्जन का क्रिया होता है इसका निम्न प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, 1 नंबर, पौधों में कार्बनिक उत्सर्जी उनकी मृत कोशिकाओं, पौधों में कार्बनिक उत्सर्जी उनकी मृत कोशिकाओं जैसे अंतःकोष्ठीय, पत्तियों या खाल के द्वारा होता है। ठीक है, पत्तियों के गिरने, खाल के अलगाव से उनकी उत्सर्जन पदार्थ पादप शरीर से बाहर निकलता है। देखिए पेड़ पौधे में क्या होता है कि कोई भी उत्सर्जन के लिए कोई भी स्पेशल अंग नहीं होता है, बल्कि उसका खाल के रूप में कुछ उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकल जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि पेड़ से जब पत्तियाँ गिरता है तो उसके द्वारा भी उसका क्या होता है कि उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकल जाता है शरीर से। ठीक है, दूसरा है, विभिन्न पौधों में उत्सर्जित पदार्थ गाढ़े दूधिया तरल के रूप में संचित होता है, जिसे लेटेक्स कहते हैं। देखिए बहुत सारा पेड़ पौधा आपने इस टाइप का देखा होगा कि उसका जैसे तना को हम टच करते हैं या पत्ती को तोड़ने का कोशिश करते हैं, उसमें क्या होता है कि गाढ़ा दूध निकल जाता है, तो उसको बोलेंगे उत्सर्जित पदार्थ। ठीक है, उसके बाद अगला है कि विभिन्न उपापचय क्रियाओं के दौरान टैनिक, रेजिन एवं गोंद आदि उत्सर्जित पदार्थ का निर्माण होता है। टैनिक वृक्षों की खाल में, रेजिन एवं गोंद पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। यानी कि जो टैनिक होते हैं पेड़ पौधा में, जो भी उपापचय क्रिया के दौरान टैनिक निकलता है तो वो टैनिक पेड़ के खाल द्वारा निकल जाता है। इसके अलावा जो रेजिन और गोंद पाए जाते हैं वो जाइलम उत्तक में, जाइलम में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो चैप्टर नंबर 4 था, इस चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है यहीं तक कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वीडियो कैसा लगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।